सो है गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो हम देखने वाला कक्षा 10वीं का जो आपका 6 अक्टूबर को होने वाला मंथली टेस्ट, ठीक है। 6 अक्टूबर को होने वाला मंथली टेस्ट विज्ञान का, उसके आंसर की को देखने वाला, ठीक है। कक्षा 10वीं का और आपका पूर्णांक रहेगा आपका 20 का और आपका जिसके लिए समय दिया जाएगा आपका 1 घंटे का। तो चलिए फिर इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते रहो कि सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखने वाले, जिसके लिए एक एक मार्क्स निर्धारित है और इसका 6 प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बोलता है कौन सा तत्व केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया आपके पास सोडियम, जिंक, आयरन या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका ऑब्जेक्टिव का लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन के पास ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, जिंक की परत चढ़ाना या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब। यानी कि ग्रीस भी लगाकर, पेंट भी कर कर, जिंक की परत भी चढ़ाकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन के पास इंसुलिन, ये तो जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन, ये भी जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोन और यहाँ साइटोकाइनिन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है आपका जंतु हार्मोन नहीं है, आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पूछ रहा है किस में होता है। ऑप्शन दिया गया आपके पास अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, फिर लिस्मानिया में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में जो आपका अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 बोलता है आपका पराग कोष में होता है, यानी कि जो पराग कोष होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शंस दिया गया आपके पास बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, अंड होता है, फिर पराग कण होता है। तो पराग कोष में क्या होता है, पराग कण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न पूछा गया, आप लोग आसानी से इस चीज को कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास भी आई, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास भी स्क्वायर आई आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई आर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देख लेते हैं, जो कि आएगा आपका सेक्शन बी में। इसका हम लोग सारे के सारे उत्तर को देखने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपका जाएगा जो कि 4 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है, 4 मार्क्स का 2 प्रश्न 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद हम लोग 3 मार्क्स वाले प्रश्न को या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका इसमें। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहता है। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है और आपका दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलता है, झारखंड बोर्ड से, ठीक है। तो आप लोग उसे फॉलो जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न, इस चीज़ को आसानी से कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे उत्तर को देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो कि आसान भाषा में लिखा हुआ रहेगा, पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको हमेशा याद करा करके यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला था आपका किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर को हम लोग आप लोग आंसर को यहाँ देख सकते हो, लिखा गया आपका आंसर यहाँ पर लिखा है आपका वोल्ट मीटर को उन 2 बिंदुओं के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना है, ठीक है। आगे बोलता है आपका समांतर क्रम में जोड़ने से यह परिपथ
से नगण्य धारा लेता है और सही विभवांतर मापता है, यानी कि नगण्य यानी कि जो आराम से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान भाषा में लिखा गया है, जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो इसको हम लोग आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी आसान भाषा में आंसर को लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया आपका द्विखंडन। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, द्विखंडन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस विधि में जनक कोशिका केवल दो नई संतति, यानी कि इस विधि में जनक कोशिका केवल दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या आ जाता है, अमीबा आ जाता है। उसके बाद बहुखंडन, इस विधि में जनक कोशिका एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह अक्सर एक सुरक्षात्मक पुटी के अंदर और प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, यानी कि डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक को ही खाने का सलाह देते हैं, ऐसा क्यों दिया जाता है आपका बताना है। ठीक है, यहाँ आप लोग आंसर को देख सकते हो लिखा गया आपका आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। कैसा तत्व है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर में होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसका जो उपापचय करता है कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन ही करता है। तो इसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या जरूरत है, हमें आयोडीन की जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बोलता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है, जिसमें गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग इस कमी को दूर करने और शरीर के सामान्य विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका धातु और अधातु में रासायनिक तथा भौतिक अंतर को लिखना है। ठीक है, धातु जो होता है आपका और अधातु जो होता है उसमें रासायनिक तथा भौतिक अंतर दोनों को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो एक बगल हम लोग लिखेंगे गुण को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बगल में लिखेंगे हम लोग धातु, उसके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, अधातु को लिखेंगे। कुछ इस तरीका से हम लोग लिख करके इसके आंसर को देंगे। तो जो चालकता होता है धातु में अच्छी होती है, लेकिन अधातु में खराब होती है। खराब होती नहीं है, होती ही नहीं है। चमक, जो चमक होता है धातु में वो चमकीली होती है, लेकिन अधातु जो होती है बेरंग होती है, यानी कि इसमें कोई चमक नहीं होता है। उसके बाद संवेदनशीलता, ध्वनि देती है लेकिन ये नहीं देती है। कौन धातु ध्वनि नहीं देती है, क्योंकि जब आप लोग नमक से नमक को टकराओगे तो क्या करेगा, ध्वनि देगा नहीं देगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, नहीं देती है ध्वनि। ठीक है, उसके बाद अब कहता है रासायनिक क्रिया ऑक्साइड बनाकर क्षारीय, ऑक्साइड बनाकर क्षारीय। उसके बाद अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या हो जाएगा, ये आपका धातु और धातु में रासायनिक तथा भौतिक अंतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपका आ जाता है सेक्शन सी में, जिसमें आपका 2 प्रश्न पूछा गया है 3-3 नंबर के लिए। ठीक है, 3-3 मार्क्स के लिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन सी में आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहले हम एक जानेंगे, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका बोलता है आपका ये ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, उसके बाद जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना 1200 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग इस चीज़ को भी कर सकते हो। 5 नंबर आसानी से आप लोग उठा सकते हो, तो वीडियो को केवल ध्यान से देखना है। ठीक है, यह प्रश्न स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग उपकरणों जैसे कि विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर का उल्लेख करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक साधारण ओम के नियम पर प्रश्न है। ठीक है, जिसमें बल्ब तंतु का
प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम हम लोग को दिया गया है। और स्रोत का विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट दिया गया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट और प्रतिरोध दिया गया है हमारे पास 1200 ओम। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ज्ञात हमें क्या करना है? आई, यानी कि धारा का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओम के नियम से चलेंगे। V बराबर क्या होता है? आपका आई आर होता है, इसलिए धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। यहाँ सब जब आई को आर को जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आर बचेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? V का मान हमारे पास कितना है? V का मान हमारे पास 220 वोल्ट है। उसके बाद हमारे पास आर का मान कितना है? हमारे पास 1200 ओम है। ठीक है, तो इस चीज़ को वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद हमारा 0 से 0 यहाँ पे जाएगा। उसके बाद काटने के बाद आपके पास कितना बचा? 22/120। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 से दोनों को काटोगे तो 11/60 आ जाएगा, है ना। गणना करने पर आपका कितना आ जाता है? आई बराबर इतना एम्पियर यहाँ पे दिया गया है, इतना आ जाता है। उत्तर यहाँ पे लिखा क्या आपका? विद्युत बल्ब का तंतु 220 वोल्ट के स्रोत से लगभग 0.1833 एम्पियर या 11/60 एम्पियर धारा लेगा। तो यही था आप लोग का 12 क्वेश्चन जो कि आपका मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहता है चैनल के माध्यम से। तो बाय बाय, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।